फिल्मी दुनिया की वो शख्सियत है जिसे हास्य जगत का बादशाह कहा जाता है कि मैं यही रहूंगा, मैं थिएटर ही करूंगा, कोई दुनिया मुझे रोक नहीं सकती है। तो आपके टीचर ने थोड़ी सी आपकी पिटाई कर दी थी, हालांकि आज के समय में तो पकड़ के ऐसा खींचा था, ऐसा छोड़ दिया था। नहीं, लॉटरी लगी है। तुम्हें कार्टून लगता हूँ क्या? भाषा तो सुधारो बे। लेकिन 2016 में अचानक आपके अंदर नेता बनने का आइडिया कहां से आया? उस समय जब हमने राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो उस समय हम गलियों में थे, लेकिन हम इलेक्शन लड़े नहीं थे। मारो मारो आपको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हमको मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा देता है, यार तो कब खत्म होगी। तो सुना है आपने बिल्कुल होटल जैसा इंटीरियर अपने घर का करा दिया था अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए। अच्छा लगता है, कुछ यादें ऐसी हो जिनको अगर दोबारा याद करो तो अच्छी मीठी मुस्कान आती है। भूल अगर गए तो फिर तो आप जीवन ही भूल गए। बोलते कि मिस करते हो, वो मिस करते हो, हम जीवन में कुछ नहीं मिस करते। नहीं, पिताजी तो कमाल थे। मतलब पिताजी गए और टीचर से बोलते हैं, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, इन दोनों में अगर पास हो तभी पास करना। तो उसमें पिताजी सपोर्ट नहीं करते थे, वो और उल्टा मतलब। शुरुआत में आपकी हाइट को लेके किसी ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया? कौन थे वो लोग? मैं बचपन में 105 फीट 2 इंच अपनी हाइट लेकर पैदा हुआ, क्योंकि 5-7 साल का था अनुराग भाई। तो मेरी माँ ने धोखे से बोल दिया था, वो लल्ला बोलती थी प्यार से कि हमारा लल्ला तो 100 फीट का है, और 5 फीट 2 इंच की राजपाल यादव। नमस्कार, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के शो में मेरे साथ फिल्मी दुनिया की वो शख्सियत है जिसे हास्य जगत का बादशाह कहा जाता है। उसकी कला ने हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमें हंसना भी सिखाया, रुलाया भी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजपाल यादव जी की। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज आपका नोएडा कैसे आना हुआ? नोएडा, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। वैसे नोएडा आने के कई बहाने होते हैं जी। तो कभी शूटिंग का बहाना मिलता है, कभी शैटिंग का बहाना मिलता है। तो अभी शूटिंग कर रहा हूँ जेवर में एक फिल्म की, तो आज शूटिंग नहीं थी, तो आज आपके साथ जो है बैठने का सौभाग्य मिल गया। जी राजपाल जी, जो आपकी सक्सेस है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके संघर्ष के बारे में। जहाँ तक आपकी पृष्ठभूमि है, आपके परिवार के बारे में बात करूँ तो जो आपका जीवन है बहुत ही गरीबी में बीता। जो आपके पिताजी हैं वो कुश्ती लड़कर पैसा कमाते थे, और उसके बाद जो अखाड़े में जो पसीना बहाकर वो पैसा कमाते थे उसको आपकी पढ़ाई में लगाते थे। एक गांव से दूसरे गांव में आपको पढ़ने भेजते थे। आपको याद है वो संघर्ष का दौर और अपने पिता का त्याग? हाँ नहीं, बिल्कुल। ये कमाल, ये अच्छा प्रश्न पूछा है। तो ये भी आपके माध्यम से जो है पूरी अनकट टीम को और देश दुनिया की जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है। मेरा जन्म हुआ है कुंडरा विलेज, पोस्ट ढगा घनश्याम, ब्लॉक बंडा, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर। ठीक है। और हमारे पिताजी कंप्लीट एक किसान थे। तो किसानी खेती में 6 महीने के बाद ही जो है जब धन का आवागमन होता है। और हमारे पिताजी ने कुश्ती के माध्यम से पैसा नहीं कमाया, लेकिन मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी हो, चाहे मेहनत करनी पड़ी हो, चाहे किसानी करनी पड़ी हो, चाहे किसी भी कीमत पे, हर कीमत पे अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश हमेशा की। और जब मैं कक्षा 5 पास हुआ तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो 120 रुपए कमाए थे, 15 दिन धान गड़ाए थे हमारे गांव में, और 8 रुपए बच्चों के मिलते थे और 15 रुपए मिलते थे बड़ों के। तो 15 दिन की वो 15 8 120 रुपए मिले थे। तो पिताजी ने गले लगा लिया था, क्या बात है, अब 120 रुपए की कक्षा 6 की साल भर की किताबें आ जाएगी, अब बाकी फीस तो हम ही भर देंगे।
तो आई थिंक इस तरीके से हमारे परिवार की परवरिश हुई। और मैं इसलिए रोमांचित रहता हूं अपने आप में अनुराग भाई, मैं हिस्ट्री में बहुत विश्वास करता हूं, लेकिन जो प्रेजेंट है, वो आने वाली कल की हिस्ट्री है, उसमें जो बढ़ते हुए या पढ़ते हुए या करते हुए जिसको देखता हूं, तो उसकी विवेचना अपने अंदर ऑब्जर्वर के रूप में हमेशा करता रहता हूं। मैं अपने संघर्षों की बात खैर क्या बताऊं, मुझे तब भी लगता था कि मैं दुनिया के सबसे बड़े गांव में रहता हूं। मुझे लगता था कि मेरे माता पिता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माता पिता और सबसे बड़े माता पिता हैं, क्योंकि मुझे दूसरे के माता पिता की जानने की तमीज़ ही नहीं थी। तो जिसको मैंने देखा, जिस कोख से मैं जन्मा, उसके आगे दुनिया की कोई भी ऐसी संपदा नहीं थी जो उस गांव को छोटा कर देती, जब मैं 10-11 साल का था, जो वही आज हूं। अब जैसे मैं आपके लिए आपकी टीम से बधाई देते हुए ताली लेना चाहूंगा आपके लिए कि अनुराग चड्ढा आज अनकट विद अनुराग चड्ढा चल रहा है। इसके पीछे एक दशकों की मेहनत है। मुझे खूब याद है कि आपने जब ये चैनल कि हम एक न्यूज़ वन इंडिया चैनल खोलेंगे, तो कैसे फिर उसकी आपने फर्स्ट स्टेज पे, फिर सेकंड स्टेज पे, फिर टीम के रूप में, फिर बोलते एक मोतियों की माला बन गई। आज 100-200-500 लोगों के भोजन का जरिया तो बना है, लेकिन करोड़ों लोगों को नजरों का जरिया बन गया। और आज अनकट के साथ हम दोनों बैठे हुए। तो मेरा गांव से संघर्ष था कि गांव से, लेकिन अनुराग भी अपने जीवन को संवारने के लिए या अपने अंदर बैठी हुई एक अभिव्यक्ति को व्यक्ति के रूप में, अपने कृतित्व के रूप में बदलने के लिए सबका जो संघर्ष है, वो आई थिंक वो संघर्ष सबका रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेन है ना, उसमें दो भाई पैदा होते हैं। एक कोई भी दुनिया की मेहनत करो, उसमें अगर मेहनत करने के लिए हमेशा कि इतना बजे उठना पड़ता है, फिर ये काम करना पड़ता है, या इसका गुस्सा सहना पड़ता है, या इसका, तो एक आता है पेन में गेन। नेगेटिव है तो वो डिप्रेशन है, और पॉजिटिव है तो वो फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन हमेशा या अचीव करने के लिए खौलता है, और डिप्रेशन सब कुछ छोड़ने के लिए जो है बना होता है। तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेशन में तो हमेशा रहे, लेकिन डिप्रेशन वाली कैटेगरी में ना होके वो जो अचीवमेंट वाली कैटेगरी होती है, जिसमें पॉजिटिविटी होती है, निगेटिविटी, तभी लाइट जलती है। तो निगेटिव वाली था उस पर ना बैठूं, लेकिन पटरी पॉजिटिविटी वाली हो, लेकिन पॉजिटिव फ्रस्ट्रेशन वाली हो, तो हमें आई थिंक फिर जो आपके काम के प्रति कंट्रीब्यूशन होता है वो अमेजिंग होता है। राजपाल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो सभी लोगों को अपने संघर्ष की बात याद आती है, लेकिन आपने मेरे संघर्ष की दौर की याद दिला दी। मुझे याद है जब मैं नेशनल चैनल में काम करता था, तो हमारी आपकी बहुत मुलाकात होती थी जी। और एक दो बार आप मेरे घर भी गए थे, ऑफिस भी गए थे। तो अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा और आज इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग, कोशिशें कामयाब होती हैं, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम सब अपने अपनी फील्ड में अपने अपने कॉन्फिडेंस के पुजारी हो जाए ना, तो एक व्यक्तित्व पैदा होता है, फिर उसके अंदर एक कृतित्व पैदा होता है। अब मेरे मन में ये आता है कि जीरो को समझने में हमें सालों लग गए, और मुझे त्रिआयामी को, 3 डायमेंशनल, कोई भी एक टीचर ने बचपन में चीज पढ़ा दी कि कोई चीज भी दिखती है, वो अब लंबाई चौड़ाई और गहराई, जब तीनों चीजें दिखती हैं या ऊंचाई, तब वो 3 डायमेंशनल दिखती है। वो हर चीज दुनिया की जो जीव या है वो त्रिआयामी है। नहीं तो अगर दो आयामी है या 1 आयामी है, तो वो मतलब जीव त्रिआयामी पूर्ण चीज को त्रिआयामी बोले, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त। सालों लग गए मुझे इसको समझने में। मुझे लगता है दुनिया का हर आदमी 3 चरित्र जीता है।
एक पर्सनल, वो माता कैसा, वो पिता कैसा है, भाई कैसा है, बेटा कैसा है, या वो पति कैसा है, या ब्रदर कैसा है, जो भी है, एक उसका व्यक्तिगत। अब एक उसका हो गया व्यवसाय, वो करता क्या है, तो करता दोनों का आपके सामने है, तो ये उसका चलो व्यापार हो गया। और फिर एक सोशल लाइफ आती है, जिसको प्रोफेशनल, पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में, जिसमें व्यवहार आता है, और व्यवहार सोशल होता है कि उसके संस्कार क्या है, उसके आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका अपकमिंग कैसी है, उसकी 5 मिनट बोली भाषा से पता लगता है कि आदमी। तो मुझे लगता है परिवार के रूप में, समाज के रूप में और व्यापार के रूप में मुझे बहुत मज़ा आता है त्रिआयामी जिंदगी में। और मुझे लगता है कि मैं बचपन से अब समझ पाया, लेकिन हमेशा तेरा चरित्र जीता और उसका एंजॉय करता हूं। राजपाल जी, आपने बात की बचपन की और अपने टीचर की बात भी की आपने। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जब बचपन में, जब स्कूल में पढ़ते थे आप और अपना होमवर्क आप करके नहीं ले गए थे, तो आपकी टीचर ने थोड़ी सी आपकी पिटाई कर दी थी। हालांकि आज के समय में तो पकड़ के ऐसा खींचा था, ऐसा छोड़ दिया था। और उसके बाद आपने अपने पिताजी को बताया और पिताजी के साथ आप स्कूल भी गए थे। हाँ। क्या किस्सा हुआ था फिर? नहीं, पिताजी तो कमाल थे, मतलब पिताजी गए और टीचर से बोलते हैं कि, मुंशी जी बोलते थे पहले, कि ऐसा है, बड़े भाई हमारे खड़े थे, मैं छोटे छोटे, बोलते हैं ये दोनों की फीस, मुंशी जी बात सुन लो आप, एकदम आपकी फीस बिल्कुल टाइमली आएगी, और चाहे हमें मजदूरी करके फीस चुकानी पड़े, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, इन दोनों में अगर पास हो तभी पास करना। मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैंने कहा ये क्या बात हुई। घर पे पहुंचे तो माता जी, अम्मा हम बोलते हैं, तो हमने अम्मा से कहा, हमने कहा ये तो गए थे फेल करवाने के लिए, कह रहे थे कि पास हो तभी पास करना। तो पिताजी तुरंत बोले, और क्या, पता लगा हम फीस निपटाते रहे, हमें पता ही नहीं कि तुम लोग नकल करके पास होते, तो वहीं पर रुक के तुरंत खेती किसानी करवाएंगे, पढ़ाई वहीं बंद। तो वो आई थिंक जो पिताजी ने ऑनेस्टी की, अगर कोई गलती है तो पिताजी कि मास्टर जी ने अगर पीटा और पिताजी को पता चल गया, तो खैर हमने पिताजी से मार ज्यादा नहीं खाई, बहुत नॉमिनल, तो उसमें पिताजी सपोर्ट नहीं करते थे वो, और उल्टा मतलब टीचर को ही सपोर्ट करते थे। आपको याद है बचपन में आपकी 65 रुपए की लॉटरी निकली थी और आप उस समय आपको दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी समझने लगे थे। हाँ, मतलब तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी गरीब नहीं था। जब मुझे कोई बोलता है कि आप गरीब हो, या कोई दुनिया का आदमी, तो मुझे लगता है जीवन में भी कभी गरीब नहीं था, क्योंकि मैं आज अमीर हूं ही नहीं। अमीर, जब जो आदमी अमीर बनता है वो कभी गरीब होता है। मुझे लगता है कि अगर आज इसको अमीरी बोलते हैं, तो वो जो जी रहा था वो भी अमीरी ही थी। ये क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई से लगभग 2 साल का हमारा शायद अंतर है। हम दोनों बड़ा परम मित्र है, और एक्चुअली हमारे परिवार को यहाँ तक पहुँचने में जो जितनी राजपाल यादव की भूमिका हो सकती है कि एक कलयुगी अर्जुन के रूप में लड़ाई करने के लिए, मतलब जीवन के महाभारत में, तो उसमें धर्मराज की भूमिका 100% बड़े भाई ने निपटाई। क्या हुआ, बोले कि अभी यार, अभी आज ना चाट पकोड़े खाएंगे, ना हम लोगों को मिर्चे बड़े अच्छे लगते थे चटपटे, बोले वो नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि अभी अगले शनिवार को हमें घर जाना है और पैसे नहीं बचे हैं। और ये हम लोग सुबह सुबह जब एसपी कॉलेज में पढ़ते थे, तब हम लोग सलाह करते हुए पैदल दोनों भाई जा रहे थे। तो हमने कहा अच्छा पैसे नहीं बचे? तो बोले हाँ। थोड़ी दूर गए तो मैंने कहा 1-2 रुपया है क्या? तो 1 रुपया निकाला, क्योंकि बड़े भैया मना नहीं करते थे, तो निकाला। तो हमने ऐसे देखा, वहीं पे बस स्टॉप आता है, तो दोनों तरफ लॉटरी बिकती थी। तो मैंने ऐसे किसी को दे दिया, मैंने कहा जरा ये एक लॉटरी दे देना। लॉटरी लेके मैंने, वो 1 रुपए की लॉटरी मिली थी वो मुझे, और मैंने रख ली। उसके बाद में 1 किलोमीटर लगभग वो स्कूल है हमारा एसपी कॉलेज,
इतनी डांट हमने बड़े भाई के जीवन में नहीं खाई होगी। तुमसे बदतमीज आदमी नहीं देखा। मैं तुमसे सलाह कर रहा हूँ कि अगले 5 दिन बहुत पैसे संभाल, क्योंकि अपने को घर जाना है, तब अपने को अगले सप्ताह के लिए पैसे मिलेंगे। तुमने 1 रुपया मतलब 1 रुपया उस समय बहुत वैल्यू होती थी, 84 85 की बात है। और बोले तुमने वो 1 रुपये लॉटरी में डाल दिए। लॉटरी में? अरे यार पूछ तो लेते, कम से कम 1 रुपये 5 मिर्चे मिलते हैं, वो भी। खैर मैं चुपचाप चला गया। पता नहीं, मैंने भी नहीं सोचा कि 1 रुपया मुझे लगा ये हो तो मूर्खता गई, क्योंकि सवेरे को मैं गया उठ के, मैंने वो नंबर दिया, उसमें 65 रुपए निकले। 5 रुपए की तो लॉटरी उसने तुरंत दे दी थी उसने। और मैं नहीं, 10 लॉटरियां दी थी उन्होंने, और 50 और 5 55, वो 55 रुपए उसने हमें दिए। तो 5 रुपए तो मैंने अपनी जेब में रखे, और 50 रुपए का नोट बड़े भाई को दिया हमने, ये पकड़िए। तो बड़े भाई का एक्सप्रेशन, जैसे मेरा वो चुप चुप के में नहीं, जब पहली बार शाहिद बोलता है और वो एक्सप्रेशन भूल जाता है 3-4 कि ये बोलता है पहली बार। आपने वो देखी है चुप चुप के? हाँ देखिए मैंने, जिसमें वो 3-4 एक्सप्रेशन देता है कि कौन सा एक्सप्रेशन रिएक्ट करूं। वैसे ही बड़े भाई के हाथ में 50 रुपए देखा तो बड़े भाई वो उनको लगा कि ये कल लॉटरी का सदमा, आज 50 रुपए सीधे जेब में, हमने लॉटरी लगी है। तो बड़े भाई ने ऐसे रखा उसको कि अब तो 1 महीने की खर्चा आ गया। उस समय 1 महीना खर्चा उनके पास। लेकिन उनके मुंह से कमाल की बात निकली, जो मुझे आज तक याद है, अब दोबारा कभी लॉटरी मत लेना। तो हमने कहा मतलब ये 50 रुपए फिर आपको चाहिए? नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन दोबारा लॉटरी मत लेना। तो इसके मतलब कि वक्त के हिसाब से वो 50 रुपए की लॉटरी बहुत बड़ी थी, लेकिन जीने के हिसाब से भाई के पास भी एक कला थी कि नहीं यार, जीवन बगैर लॉटरी के ही अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार लॉटरी आपकी निकल आई, फिर आपको लालच पड़ जाता, फिर पता नहीं कहाँ से आप पैसे लाते, लॉटरी में फूकते, और लॉटरी खुलती नहीं है बार बार। तो किस्मत की बात होती है, उस दिन आपकी जेब में 65 रुपए आने थे। हाँ वो आने थे, और वो हमें किस्सा याद रह गया, और वो जेन्युइन था, और पता नहीं वो स्पॉन्टेनियस था। तो इसलिए मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे स्पॉन्टेनियस काम किए हैं, जिसमें 10 जगह मुझे मैंने चोट खाई, लेकिन 10 जगह जहां चोट खाई वहां विचलित नहीं हुआ, और जहां पे सफलता मिली वहां उड़ा नहीं। तो क्योंकि ये जीवन है, इसमें आप सिर्फ सफलता मिले तो फिर दुनिया जाएगी कहाँ पे, रुकेगी कहाँ पे। अच्छा, आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? हमारे टीचर, आपके टीचर थे, आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने साइंस ली थी, और फिर शायद आपने किसी ऑर्डिनेंस क्लॉथ किसी उसमें आपने अप्रेंटिव का भी काम आपने किया था। 9th में हमने विज्ञान ली थी, और कुछ दिन आपने फिर वो आपने काम करके छोड़ दिया। उसके बाद आपके समझ में आ गया था कि आपकी जिंदगी वहां पर नहीं है, कहीं और है। मैं मनोरंजन का डॉक्टर ठीक हूँ। वो डॉक्टरी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए, सच में बहुत दिमाग चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि अब किसी की बॉडी में खून देख के और आप प्रॉपर ऑपरेशन करके किसी को अच्छा जीवन देना, तो 2 जीवन वहाँ लगे होते हैं। एक जो जीवन जिसको जीवन मिल रहा होता है, और एक जो जीवन उसके साथ जी रहा होता है, और दोनों में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। 9th 10th में मैंने साइंस से पास किया, 11th में मैंने बायो ली थी, और वहीं पे वो मेढक का ऑपरेशन हुआ। तो 12th मैंने आर्ट से किया, और अब फर्स्ट ईयर करने के बाद और OCF शाहजहांपुर में मुझे फौजी टेलर की अप्रेंटिस करने का सौभाग्य मिला। तो वो मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ। और उसके बाद 11वीं के बाद मेरी पढ़ाई तो मैंने BA भी किया, लेकिन पत्राचार से मतलब प्राइवेट ही हो गई। तो अच्छा, 92 में शायद आप थिएटर की ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ चले गए। और जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी है उसको आपने ज्वाइन किया जी। तो वहां आपको कौन कौन से गुरु मिले और किन किन गुरुओं ने आपको जो सिखाया, आज उनकी कुछ याद आप शेयर करेंगे? मैं याद क्या, मैं कुछ भूला ही नहीं हूँ। मैं हर समय 24 घंटे बैटरी चार्ज करके रखता हूँ कि राज बिसारिया साहब थे, रवि नागर जी थे, जुगल किशोर जी थे, अरुण त्रिवेदी जी थे, चित्रा मैम थी। इन लोगों की देख रेख में जो है, और बहुत सारे हमारे
पदाधिकारी गण जो थे, जो भारतीय नाट्य अकेडमी चलाते थे। कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में मैं एक अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा था। विभा मिश्रा जी दीदी हमारी लाइफ में आई 90 के दौरान, जो भारत भवन भोपाल से आई थी। उन्होंने एक नाटक किया वर्कशॉप के दौरान, 2 नाटक किए थे, भुवनेश्वर एक रंग और अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक हुआ, उसमें गोवर्धन दास की भूमिका मिली, वो बहुत खूब प्यार मिला उससे। मैंने नुक्कड़ भी खूब उसके नाटक किए। और वो तो विभा दीदी ने कहा कि हो सके तो लखनऊ पढ़ने के लिए चले जाइए। लखनऊ में 92 में गया, मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ पे इन सब सारे टीचरों ने मुझे 2 साल खूब अच्छे से पढ़ने और कढ़ने का मौका दिया। लेकिन मुझे लग रहा था अभी और कढ़ना बाकी है। तो मैं फिर आ गया इधर दिल्ली राष्ट्रीय। अच्छा, 94 97 तक आप एनएसडी में रहे जी। ये अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है जी। तो यहाँ पर जब एक इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी, आपको याद है क्या गड़बड़ हुई थी? और उसके बाद शायद आपको कहा गया था सेलेक्ट नहीं करने के लिए, क्या इशू था वो? नहीं, वो इशू ऐसा नहीं था। चक्कर क्या है कि उसमें जब एडमिशन के लिए लाखों फॉर्म आते हैं, फिर हजारों बच्चे उसमें, फिर लगभग 4 सेंटर होते हैं पूरी इंडिया से, उसमें 50-50 बच्चे, लास्ट में 200 बच्चों की 7 दिन तक लगातार मेंटली फिजिकली हर तरीके की ऑब्जर्वेशन उन पे चलती है। तो हर इम्प्रोवाइजेशन के नियम हैं और मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं उसमें उन नियमों के कई बार क्रिएटिवली उल्लंघन कर गया था। तो सबने कहा कि ये फेल हो जाएगा और मुझे भी लगा कि मैंने तो ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सिर्फ मुझे इसलिए पास कर दिया, जैसे रोबिन दास जी ने हमें पास किया था, इसलिए कि मेरे वो गलती नहीं है, वो एफर्ट जो था वो ईमानदार था। अगर वो नियम कानून तोड़ने वाला एफर्ट नहीं था, लेकिन वो लॉन्ग हो गया था इसलिए कानून के खिलाफ जा रहा था, इसलिए कानून भी खुश है और उससे भी तो हमें पास कर दिया गया था। ये इम्प्रोवाइजेशन ऐसी होती थी। अब जैसे एक एनएसडी और बीएनए क्यों किया, कमाल, शाहजहांपुर से जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मुझसे कोई भी टीचर एक बात करे तो मैं तुरंत बोलूं, तो 8, 9, 10 बच्चे जो भी हमारे बैच में थे सब मेरी तरफ देखने लगे। उसमें 2 लोग थे वो तुरंत ऐसे देखने लगे। तो मुझे लगी कि कुछ तो ऐसा है कि मैं बोलना शुरू करता हूँ, ये 2 आदमी जरूर मुझे देखने लगते हैं, एक संजय शुभांकर, एक अरुण सिंह। तो मैंने उनसे पूछा, तुम यार क्या मैं तुम्हें कार्टून लगता हूँ क्या? तो बोले क्यों? मैंने कहा मैं जैसे कुछ बोलना शुरू करता हूं तुम तुरंत ऐसे क्यों देखने लगते हो मेरी तरफ? तो बोले पहले भाषा तो सुधारो बे। तो हमने कहा कि यार, तो बोले अभी कौन सा समय है? तो हमने कहा शाम के 6 बजे हुए हैं। तो बोले यही सुधारो। हमने अच्छा। फिर बोले किधर से तुम आए? बोले हमने शाहजहांपुर से आए हम। तो बोले यही सुधारो। तो मैंने कहा कि यार यही सुधारो, यही तो बोल के बड़ा हुआ, यही बोल के जो है सब चल रहा है और मुझे लग रहा है मैं बहुत 30 मार का एक्टर हूँ। एक्चुअली वो रात में वो ऐसा लेसन था कि एक एक्टर को, एक अभिनेता को कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना मृदु बोलने के लिए उसके कॉर्ड्स के खोलने बहुत जरूरी है। और मुझे तो अभी एक्टिंग का, अभिनय तो सेकेंड स्टेज है। जब आप बोलना जानते हो तो आप चलना जानते हो, जब आप बोलना जानते हो तो आप खड़े होना जानते हो। आपको तो बोलना ही नहीं मालूम है। तो शायद लखनऊ की सारी ट्रेनिंग मेरे लिए बोनस थी। तो सुबह सुबह जहाँ आज ताजमहल है उसके पीछे एक जंगल जैसा था, सब रेत था और हम लोग गोमती नगर विशाल खंड 2 में हमारा इंस्टीट्यूट था। तो उसके पीछे किला किला, हकीकत 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 हकीकत, शाम शाम शाम, कल तुम शाम को, शाम कल तुम शाम को आना, शाम को, शरीफा वाला शाम। ये 2 इसमें कब 2 साल निकल गए पता नहीं चला। तो उन लोगों ने कहा कि जो बीएनए में पढ़ाया जाएगा वो देश के लेवल, एनएसडी में भी वही पढ़ाया जाएगा। तो हमने कहा नहीं,
पढ़ तो हम यहाँ गए हैं हमें करने के लिए थोड़ा विश्वास की जरूरत है, थोड़ा पाने की। तो एनएसडी ने, अगर उसने शाम बुलवाया लखनऊ में, तो इसने सुबह दी हमें विश्वास की एनएसडी ने, इसलिए हमें 5 साल लग गए। जब आप बॉम्बे पहुंचे थे, संघर्षों का बहुत दौर था। कोई संघर्ष का दौर नहीं था अनुराग भैया, आप सुनो, कोई संघर्ष नहीं। 30 जून 1997 को राजपाल यादव 12-14 साल का थिएटर, 7 साल की एजुकेशन, बीए करके प्रॉपर एक फौजी टेलर बन के गए थे। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ। नहीं रुको तो, अरे एक दुनिया में फाइनेंस एक जिंदगी है, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है कि आप, जो आदमी 29 जून 97 को 30 जून को मुंबई में उतरा, 13 जुलाई को पहली बार पुणे के पीछे एयरबड़ा जेल के एक स्वराज नामक DD1 पे आने वाले सीरियल से शुरुआत की, इंदु भूषण का रोल किया, 5 एपिसोड या 4 एपिसोड का रोल था। दयाल लिहनाली जी डायरेक्टर थे उसके, मंजू सिंह जी प्रोड्यूसर थी, और वो 13 जुलाई से लेके 97, 98, 98 में प्रकाश झा साहब का मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, आई वॉज प्लेइंग एज नौरंगी, आई प्लेड एज नौरंगी। उसके बाद 99 में फिल्मों में शिफ्ट हुआ, और 2024 में 25 साल रिलीज अनरिलीज, मुख्य भूमिका, सपोर्टिंग भूमिका, नेगेटिव, पॉजिटिव, गेस्ट अपीयरेंस, एक सीन, 300 सीन, 25 सालों में लगभग रिलीज अनरिलीज सब मिला लें तो डबल सेंचुरी फिल्मों की हो गई। 200-300 कैरेक्टर थिएटर नुक्कड़ से लेके सब हो गए। 500 जीवन जी लिए। कौन से संघर्ष। राजपाल जी, मैं दरअसल दर्शकों को वो बात बताना चाह रहा हूँ, जब बोरीवली में आप पहुंचे थे तो आपने शेयर ऑटो बुक किया था जी। आपके पास टैक्सी या ऑटो सिंगल करने के पूरे पैसे नहीं थे जी। मैं लोगों को वो संघर्ष की याद दिला रहा हूँ, और उस संघर्ष के दौर में आपका किस किसने साथ दिया? वो तरकीब थी, वो उन्हीं साथ दिया कि पता लगा कि 4 लड़के थे, बोले गुरु चलना है मुंबई। तो बोले कि मुंबई, लेकिन यार एक काम करेंगे, पहले चारों, चाहे चारों को खूब काम मिले या चारों को एक काम ना मिले, चारों 1 साल तो साथ में रहेंगे। तो जो हम लोगों ने 20-20 हजार रुपए इकट्ठे किए थे चारों ने, 80,000 हो गए, तो 20,000 हमारी पगड़ी चली गई थी उस समय, और 2,2200 में वो कमरा था। तो हम यहाँ मुंबई दिल्ली से एनएसडी करके चारों प्राणी एक साथ निकले। उसमें मैं, संजय सोनू, अशरफुल हक, मनोहर तेली, 5वां मनोज गोयल हो गया, और एक राजीव हमारे यहीं दिल्ली का था, और 8वें अपने नवाज भाई वही थे। ठीक है, तो ऐसे 10-12 लोगों का, हम लोगों का एक वो सिंडिकेट बन गया था। अच्छा, आपने नवाज भाई की बात की, तो नवाज भाई आपके सीनियर थे एनएसडी में? 1 साल, वो लखनऊ में भी 1 साल सीनियर। और सुना है आपकी रैगिंग भी बहुत किया करते थे, साथ में उनके कोई और भी था? नहीं, प्यार भी बहुत किया करते थे। तो रैगिंग में क्या करते थे वो लोग? अरे अजीब से होमवर्क दे देते थे, जिनका जो सिर्फ हंसी के अलावा और कुछ आ नहीं सकता है, मतलब नुकसान किसी का भी नहीं। तो टॉपिक बहुत लंबे हैं, कितनी दिल्ली में नवाज भाई 2nd ईयर में थे, हम लोग 1st ईयर में आए। एक निर्मल दास जी थे, ये दोनों मिल गए, हमसे बोलते हैं एक बात बता, एनएसडी करने आया है ठीक है, ये तो है, सच में थिएटर करना चाहता है, ये फिल्मों में जाने के लिए थिएटर करने आया है? ये बड़ा सबके लिए कि हर कौन अभिनेता नहीं बनना चाहेगा। तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं थिएटर ही करूंगा। तो बोले यही थिएटर करके दिखा, और यही लाइन बोल के दिखा कि ठीक है। अब सोचो, भगवान दास रोड पे मंडी हाउस में इतने ऑटो रिक्शे सब जा रहे हैं, 2 लड़के खड़े हुए, एक लड़का कैसे चिल्ला रहा है, इसमें आपके शायद कैमरे में ना आए कि 1 सेकंड के लिए है, और बोले थिएटर करके दिखा। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ कि ये भटर सब जा रहे हैं, और 2 लड़के कह रहे नहीं तू बोल के दिखा, अब तू थिएटर ही करेगा, ये लाइन जो तूने बोली है वो ही तू बोलेगा, यही तेरी लाइनें हैं। तो और बोले कोई दुनिया का आदमी तुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। तो बोलते हैं, अब मैं खड़ा हुआ कि मैं यहीं रहूंगा, मैं थिएटर ही करूंगा, कोई दुनिया मुझे रोक नहीं सकती है।
अचानक वो ऑटो वाले बेचारे किसको अचानक क्या हो गया। अब वो पूरे मंडी हाउस में पूरे दिन इन दोनों ने ये दे दिया कि जहां भी दिखे वहीं तू यही लाइन बोलेगा। अब दोपहर में अच्छे खासे हम लोगों का ये चल रहा था, कुछ क्लास, बाबा कारण साहब आए थे, हम लोग गए उधर बंगाली मार्केट में और जा रहे थे, जैसे जा रहे थे अचानक देखें कि नवाज भाई और निर्मल दास, मैं थिएटर ही करूंगा कोई, मतलब पूरी बंगाली मार्केट देखने की, लड़का पागल है क्या। और उनको ये नहीं समझ, मैं भी कह रहा हूँ कि आज तो पागल होने को उचित कोई नहीं। ऐसी रेकिंग कर दिया करते थे ये लोग। फिर शाम को मिलके, अच्छा जॉब किया तुमने, शाम को पास हो, अच्छा काम किया तुमने, हमने पूरे मंडी हाउस में लिफाफा बना दिया आपने। अच्छा ये बताइए सर, आप राजपाल भाई कि आप कौन सा कलाकार बनना चाहते थे? क्या कॉमेडी और जो हास्य जगत का कलाकार आप एक्सीडेंटली बन गए, या इसके पीछे कोई और कहानी है? कलाकार कभी कोई भी एक्सीडेंटली होते ही नहीं है। और कोई कलाकार, दुनिया का कोई भी कलाकार ना कॉमेडियन होता है ना वो ट्रेजेडियन होता है। सब कला में सब कुछ एब्जॉर्ब करके, देश काल वातावरण से इंस्पिरेशन लेके जो भी इन हाथों से डिजाइन किया जाता है वो सब कृत्रिम होता है, वो सब नकली होता है। कला इज रियलिटी, बट वी आर स्टूडेंट ऑफ कला, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। हम कभी रियलिटी पेश कैसे कर सकते हैं? रियल में चाकू कौन मारेगा? रियल में चाकू मारोगे, कला में तो आप चाकू मारने के बाद में पूरा एक्सप्रेशन भी दोगे कि या, और उसके बाद में कट, दोनों उठे एक दूसरे को गले लगाया, वो कला हम लोग जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कला करने वाले जो लोग होते हैं वो इस क्राफ्ट के एंटरटेनिंग, जैसे एक साइंस है, उसके स्टूडेंट होते हैं। आप अपने इस अभिनय से लोगों में कुछ संदेश भी देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी जो कला होती है, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं और जो आप बोलते हैं, वो केवल हंसने का माध्यम तो नहीं हो सकता, एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग भी आप देते हैं, लोगों को जीने की कला के बारे में सिखाते हैं। ये तो लोग, वो तो जो भी है वो पूरी जीवन भर के लिए, जैसे आपने कहा कि आप कौन से कलाकार, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, आप विश्वास करिए जब अबोध बच्चा होता है उसको बहुत कुछ बनना होता है, लेकिन बच्चा अगर सच्चा है और वो फिर अगर अपने जॉब का जच्चा बन जाए तो उसके बाद में वो सिर्फ वही बनना चाहेगा। दुनिया में अगर राजपाल यादव 100 जन्म ले तो पूरी दुनिया के हर टैलेंट का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जन्म के रूप में राजपाल औरंग यादव के रूप में ही जन्म लेना चाहता हूँ। और जो कुछ भी बनना चाहता हूँ, जो राजपाल के अंदर है उसी को जीना चाहता हूँ, इसलिए राजपाल ही राजपाल बनना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। ना ही किसी का कुछ लेना चाहता हूँ, ना ही किसी का कुछ पाना चाहता हूँ, लेकिन एक दूसरे की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए, इंस्पिरेशन के रूप में एक दूसरे के टैलेंट को एक बहुत हेल्दी कंपटीशन के रूप में लेते हुए, इंस्पिरेशन कहीं से भी, जल जंगल जमीन पहाड़ी पर्यावरण कहीं से भी लिया जा सकता है उसको इंस्पिरेशन। और मैं दुनिया के हर आदमी से, हर पशु पक्षी, चाहे नभचर हो, चाहे वो जलचर हो, और चाहे वो थलचर हो, चाहे जानवर के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो, वो है तो इसके मतलब उसके क्वालिटी है, मैं उसकी क्वालिटी को नमन करता हूँ। अच्छा, नवाज भाई ने आपके बारे में ये भी लिखा है कि आपने जो स्ट्रगलिंग जो एक्टर्स होते हैं उनकी आपने बहुत मदद की थी, क्योंकि आपको मालूम था कि भाई स्ट्रगल के दौर में आपने क्या क्या पापड़ बेले, और आपके घर के बारे में उन्होंने कहा है कि उसने तो अपने घर को लंगर बना दिया था, जो भी जितना मर्जी आए जो मर्जी खा ले। नहीं, हमारी क्या हैसियत है, ये अपन बोलें कि ये उनका बड़प्पन है, और वो अपने जो कुछ भी खा रहे थे वो अपने भाव का और अपने हक का, क्योंकि राजपाल यादव कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये आ रहा है ओके, इसको छिपा लो।
वैसे मैं एक बात बोलूं, काम भले ही मुझे मिल गया हो सबसे पहले, लेकिन उसमें हक सबका था, क्योंकि उनकी ऊर्जा थी, उनके साथ रहने का मोरल सपोर्ट था, एक दूसरे के लिए ऊर्जा थे कि टैलेंट शेयर करते थे, एक दूसरे की वेल्थ के साथ रहते थे। काम मुझे मिल गया या उनको मिल गया, काम तो सबको मिला, किसी को 10 साल बाद मिला, किसी को 10 साल पहले मिल गया, शुरुआत सबने साथ में की। लाइफ की ताश गड्डी की तरह है काम। आपको 52 पत्ते हैं, 4 इक्के हैं, इक्के खुलते हैं, कभी पहला इक्का खुल जाता है, दूसरा इक्का खुल जाता है, कभी 45 तक कोई इक्का नहीं खुलता है, कभी बीच में कोई इक्का खुल जाता है तो पता लगा इक्का खुला, ट्रम्प की दुक्की कोई दूसरे के उस मार के चली गई। लेकिन एक इक्का जरूर आपके जीवन में खुलता है, वो कभी भी खुले 52 पत्तों में ही खुलेगा, जो ट्रम्प का इक्का होगा उसको कोई नहीं मार सकता है। तो मैं उसको उस तरीके से कि अगर वो नवाज भाई काम कर रहे होते पहले तो भी हम अपना खाने में उतने हक समझते, क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं, वो लंगर के पीछे वो लंगर हो ही नहीं सकता अगर उसमें नवाज भाई ना शामिल हो, या उस तरीके के हमारे 8 9 10 जो लोग टैलेंटेड लोग थे वो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहे वो कमा के लाते, चाहे वो कमा के लाते, चाहे वो, लेकिन कोशिश करते थे कि खाना पीना सबका साथ में हो, क्योंकि जीवन में जो आदमी सबके साथ खाने का जलसा मनाने में कंजूस है, मुझे लगता है कि वो जीवन जी रहा है लेकिन वो बहुत कुछ खो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में आपके पास जन्म आपके बस में नहीं, मरण आपके बस में नहीं, तीसरा बचा क्या है, जो कमाओगे वो यहीं सब छूट जाना है। बच्चा जब पैदा होता है तो मार्किन कपड़े में लपेट के उसको, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हों, और जब आप मर जाते हो तो उसके बाद भी आपको उस कपड़े में लपेट के, ताकि आपकी जो है बॉडी डिसबैलेंस ना हो और महक आने से पहले आपको चले जाना है। 100% अगर कुछ साथ में जाना है तो साथ में बैठना और साथ में खाना और साथ में पीना जाना है, बाकी अंगूठी भी नहीं जाना है। तो मैं कह रहा हूं कि अपने आप को हर शाम अगर जीवन सोने के लिए धन्यवाद के साथ, और जब पहली किरण मिले तो पूरे पूरे पॉजिटिविटी के साथ में कि आज दुनिया का सबसे बेस्ट दिन है, इसको आज जीना है, तो कर्म के रूप में और भोजन के रूप में। तो स्वाद अच्छा, तो कोशिश करेंगे जब जिसके आपने अच्छा राशन लिया है और आपने अच्छा आसन लिया है तो 100% जो मुंह से निकलेगा वो अच्छा भाषण ही होगा, उसमें हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो नवाज भाई और ये सब हमारे, हम एक दूसरे के बोलते हैं चोली दामन के साथी हैं, और वो रियलिटी वाले, तो जो रील जी रहे हैं वो सब एक दूसरे का प्यार पाते हैं, पाते रहेंगे। और आई लव एवरीवन, और अगर वो जितना काम अच्छा करते हैं तो भी हमारे लिए उतनी खुशी होती है, और हमें मालूम है कि अगर काम इनके पास, इसके पास कम है, इसके पास कम है, या इसके पास काम नहीं है, 100% आने वाला युग इसके काम का है। अच्छा राजपाल जी, आप शुरू से ही क्रिएटिव रहे हैं वैसे, और वैसे ही जो आपकी दूसरी वैवाहिक जिंदगी थी उसकी शुरुआत कनाडा से हुई, और जिस होटल में पहली बार आप अपनी दूसरी पत्नी से मिले थे, जब आप उसको अपने घर लेकर आए तो सुना है आपने बिल्कुल होटल जैसा इंटीरियर अपने घर का करा दिया था अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए। कहाँ से ये आइडिया आया था? अच्छा लगता है, कुछ यादें ऐसी हो जिनको अगर दोबारा याद करो तो अच्छी मीठी मुस्कान आती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरी वाइफ को मैं ऐसी कोई चीज दे सकता हूं जो उसने देखी नहीं है या उसके पास नहीं है। और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी, फादर का अच्छा बिजनेस, कोई घर में रोटी कपड़ा और मकान जैसी कोई समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, हमेशा पढ़ना लिखना और अच्छा काम करना। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी दोस्ती बाद में हुई, लेकिन हम पहली बार जब मिले तो शायद हम वो नहीं समझ पाए थे, इसलिए उसको दोबारा रिक्रिएट किया। तो कि ये प्लेस
जिसकी वजह से हम एक दूसरे की दोस्ती नहीं समझ पाए, लेकिन मुलाकात यहाँ हो गई, दोस्ती हमारी बहुत बाद में। तो इसलिए उस प्लेस को थैंक यू बोलने के लिए कि अगर वो प्लेस नहीं होता तो शायद ये मतलब हम लोग साथ में नहीं होते। एक बार जब आपका, मैं फिर कहूंगा, संघर्षों का दौर चल रहा था, मुंबई से आप परेशान हो गए थे, तो आप मुंबई छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंचे थे। और फिर मुझे ये रिसर्च मेरे पास है कि अनुराग कश्यप आपसे मिलने आए थे और उसके बाद उन्होंने आपको शूल फिल्म में आपको काम दिया, फिर उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या किस्सा था वो? हमारे जीवन में ऐसा कोई किस्सा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ ये? कभी। वो शायद किसी दूसरे का किस्सा है, हो सकता है वो स्लिप, या कभी कभार होता है ना कि वो हमारा नाम उन्होंने ले लिया हो। लेकिन मुंबई एक ऐसी, मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि मुंबई एक ऐसी नगरी है, सच्ची श्रद्धा से, अच्छी लगन से, मन में विश्वास से और अपने अंदर प्रेम रख के और परिश्रम की पराकाष्ठा बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम परिश्रम करने की अगर आप में ताकत है, मुंबई कभी भी किसी को ना भूखा सुलाती है ना वापस भूखा भेजती है। और हम तो गए ही 97 में थे, और हमने बताया 13 दिन के बाद हमें सीरियल मिल गया था स्वराज, फिर हमने तिग्मांशु जी का नया दौर, अनिल शर्मा जी का महायज्ञ, फिर श्याम बेनेगल जी की कहानियाँ, पंकज कपूर जी के साथ में जो है उनकी मोहनदास करमचंद और उनकी कहानियाँ थीं, फिर सैटरडे सस्पेंस कुशान नंदी के साथ में और पंकज पराशर जी के साथ में, उसके बाद प्रकाश झा जी का सीरियल मिल जा, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, और उसके बाद हमें फिर शूल मिली और फिर छोटी छोटी 3 फिल्में मिली। जैसे शूल के बाद ये अजय देवगन की फिल्म थी, प्रकाश झा साहब ही उसके डायरेक्टर थे, और मस्त, और 99 में जंगल मिली, और 2000 से 2024 कंप्लीट 25 साल हो गए हमें जीवन में। मैं आपको अंदर, आई एम लकीएस्ट वन इन दिस अर्थ कि जिसने जिस काम पे हाथ, अभिनय संबंधी बचपन से लेके जब रामलीला, छोटा बच्चा रामलीला अंगद रावण संवाद सुनाने लगता था, तो अगर हमने पिछले 38 साल में जितना काम किया है, आप विश्वास करिए उससे 3 गुना काम हमें छोड़ने का सौभाग्य मिला है। और वो दुनिया का सबसे कमजोर अभिनेता है जो प्लेटफॉर्म पे जाके और वो वापस जाने की सोचे जिस ट्रेन से, जबकि उस कला का उस ट्रेन से कोई लेने देना नहीं है। ट्रेन तो सिर्फ आपको पहुंचा सकती है, आपको वापस कैसे भेज सकती है। तो मैं किसी भी एक्टर को ऐसी बात बोलता हूं कि अगर कोई भी एक्टर ऐसा सोचे कि अब मेरा वापस जाने का टाइम है, तो ये याद करके सोए कि आज मैं शाम को चला गया, लेकिन सो मैं मुंबई में रहा हूं तो सवेरा आने वाला सूरज मेरा भी तो हो सकता है। तो कभी भी, और 97 98 में अनुराग खुद एक स्ट्रगलर थे, तो फिर वो कैसे किसी को काम दे सकते थे। शूल तो जो है वो 99 में बनी, और मैं ऑलरेडी 10-12 सीरियल कर चुका था। मैंने बताया ना 97 98 99 मैंने प्रॉपर सीरियल्स में काम किया है। तो मैं, हाँ, लेकिन अगर संघर्ष की बात करो तो कक्षा 6 में आदमी जाता है तो 11 साल का बच्चा होता है, तो 11 साल की उम्र से बोलते हैं स्वीट 11 से स्वीट 55 के बीच की, तो उसको स्वीट बचपन मानता हूँ। जब बच्चा समझदार हो जाता है कि हार्मोन्स भी समझने लगता है 10 साल के बाद, तो आई थिंक कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जिस दिन संघर्ष ना रहा हो और संघर्ष को हैंडल ना किया हो, या संघर्ष को झेला ना हो, या संघर्ष में रह के और संघर्षशील होके उसमें से निकला ना हो। राजपाल जी, आपने कहा मुंबई सबको बहुत कुछ देता है, लेकिन क्या मुंबई भेदभाव नहीं करता?
आपके साथ मुंबई ने भेदभाव नहीं किया। मैं 100 जन्म लूं तो मैं मुंबई बॉलीवुड में जन्म लेना चाहता हूं, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आज अनुराग चड्ढा के साथ बैठा हूं तो ये सिर्फ मुंबई और बॉलीवुड की वजह से है। ये क्या कैसा भेदभाव। शुरुआत में आपकी हाइट को लेके किसी ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कौन थे वो लोग? मैं बचपन में 105 फीट 2 इंच अपनी हाइट लेकर पैदा हुआ, क्योंकि 5-7 साल का था अनुराग भाई, तो मेरी माँ ने धोखे से बोल दिया था, वो लल्ला बोलती थी प्यार से कि हमारा लल्ला तो 100 फीट का है और 5 फीट 2 इंच की राजपाल यादव। तो 105 फीट 2 इंच कबड्डी से जिसने शुरुआत की हो, फौजी टेलर जिसके अंदर रहता हो, वो मशीनों में कपड़े सिलते हुए, पैराशूट सिलते हुए देखे, अब शब्दों को सिलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज जिसको संघर्ष मान के, तो आई थिंक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारा संघर्षों से भरा ना रहा हो। और मुझे लगता है कि अगर आप अलाइव हो तो संघर्ष है, और अगर आप डेड हो तो फिर संघर्ष समाप्त है। एक फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जी। हांगकांग में जो रामगोपाल वर्मा है, वहां पर होटल इंटर्न कॉन्टिनेंटल में आपके साथ छत पर कोई किस्सा हुआ था जी। कुछ दर्शकों को बताएंगे क्या किस्सा था वो? देखिए, वो हमारे लिए सर है। रामगोपाल वर्मा जी जो हैं, हम लोग आरजीबी सर बोलते हैं उनके प्यार। और मैंने बहुत डेयरिंग पीपल अपने लाइफ में देखे, लेकिन क्रिएटिव डेयरिंग रामू जी जैसे हमने दूसरे डायरेक्टर किसी में नहीं देखी, कि उन्होंने जितना चैलेंज अपने जीवन में लिया है, कहाँ रंगीला, कहाँ सत्या, कहाँ कंपनी, कहाँ भूत, कहाँ कौन, आप समझ रहे ना, मतलब अलग। अब शिवा, फिर सरकार, तो वो फिर जंगल। एक दिन रामू जी को हमारी लेग पुलिंग करने की बड़ी आदत, तो हम 4-5 एक्टर सब बैठे हुए थे और लाइटिंग हो रही थी, तो बोले राजपाल, तो मैंने जी सर। बोले नेक्स्ट टाइम तो तुम हमारे साथ फिल्म करोगे नहीं। तो बोले कि जो उस समय मोबाइल नए नए शुरू हुए थे अनुराग भाई, मतलब, तो मैंने कहा कि यार ये इन्होंने कौन सी बात बोली, क्योंकि जंगल 2000 में रिलीज हुई थी, जंगल से 2001 में हमें वो अवार्ड मिल गए, 2001 में ही वो कंपनी शूट करने हम लोग गए थे उधर, 2002 में कंपनी रिलीज हुई थी। तो बोले नहीं नहीं, अभी आपको काफी जंगल से एज एन एक्टर बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो हो सकता है आप ये बोलो कि रामू जी ने मेरा मिसयूज कर दिया कंपनी में, इसलिए अगली बार फिल्म नहीं करूंगा। तो वहां पे बहुत सारे सम्मानित सब एक्टर्स बैठे थे, अजय जी थे, मनीषा जी थी, अंतरा थी, विवेक ओबराय थे और रामू जी, सब लोग। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप ही ने जंगल दी, आप ही ने वो प्यार तूने क्या किया दी, आप ही ने कंपनी दी, और मुझे पता है कि ऐसा कोई रोल निकलेगा जब लीडिंग गाय राजपाल होंगे, आप हम ही देंगे। बस ये बात मुझसे निकल गई। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सब लीडिंग गाय बैठे हुए हैं। तो रामू जी बोले देखो ये अपने यहाँ पे बैठ के लीडिंग की मतलब बात कर रहा है। तो मुझे रात में लगा कि ये मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन दूसरे दिन जब हम हांगकांग एयरपोर्ट पे शूटिंग कर रहे थे, रामू जी और लाइटिंग सुबह सुबह आए, राजपाल कम, और ले गए। और वो हमेशा जब भी खुश होते तो हमेशा अकेले साइड में ले जाके और कुछ ऐसी बात पर, मतलब आई एम सो इम्प्रेस विद यू, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा इतनी डेयरिंग के साथ, यू हैव दैट कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। और बोले कि अब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो खैर 2 महीने बाद नाम पड़ा वो, लेकिन 100% गिव मी सब वन स्क्रिप्ट जो तुम्हें लेके बनाई जा सके, या मैं भी देखता हूं जो मतलब मेरे हाथ में जो तुम्हें लेके बनाई जा सके। और तब मुझे लगा कि थैंक गॉड। फिर तो मुझे अकेले में लगा कि मैं चिल्ला लूं, क्योंकि 70 mm पे लीडिंग गाय बनने का सपना हर एक्टर का होता है। फिर उसके बाद 25 लीडिंग फिल्में करने का मौका
मिल गया। और आज मतलब अगले 2-3 साल में लगभग 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लीडिंग ही है। लेकिन वो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। आई थिंक वो डेयरिंग थी, वो किसी एक निगेटिव एक्टर से जिसकी शुरुआत हुई, उस प्यार तूने क्या किया में कॉमेडी की, कंपनी में एक छोटा सा सपोर्टिव रोल, और नाउ ही इज डूइंग लीड। तो वो मेरे लिए दिन भर जो डर था, वो एक्चुअली वो टाइमिंग ऐसी थी कि वो तुरुप का इक्का ही था। अब मैं एक सीन भी करके आता हूँ तो मुझे लगता है मैं लीडिंग गाय हूँ, और जब लीड कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है हर एक सीन में हर एक्टर एक दूसरे का को एक्टर होता है। अच्छा राजपाल जी, आपने कहा कि मेरे जीवन में 3 लोगों का बड़ा अहम रोल है। उसमें रामू जी का भी आप नाम लेते हैं, प्रियदर्शन जी का भी नाम लेते हैं, डेविड धवन का भी नाम लेते हैं। हाँ। आखिर इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा कौन सा अध्याय लिख दिया कि आप खुले मंचों पर ये बात कहते हैं? इन्होंने मुझे अच्छा अभिनय कर पाऊं पूरी दुनिया के सामने, इन्होंने मुझे पॉपुलर करवाया। मतलब छोटा, अगर देखिए, अगर हमारी लाइफ से मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती जोड़ दो तो भी अधूरी है अगर चुप चुप के को हटा दो। और अगर मैं मेरी पत्नी और वो मेरी लाइफ में है, तो अगर आप कहाँ हंगामा को हटा सकते हो? सालों मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। या फिर अगर मेरी लाइफ में भोपाल प्रेयर फॉर रेन आती है तो वो मुझसे शादी करोगी सलमान भाई के साथ में, या मैंने प्यार क्यों किया का थापा। तो हर कैरेक्टर, जैसे डेविड धवन साहब ने और प्रियदर्शन जी ने, रामू जी ने हमें इतने वैरायटी, क्योंकि लगभग तीनों के साथ लगभग हाफ सेंचुरी हमने की है प्रोडक्शन में, उसमें कि 17-18 रामू जी के साथ में उनकी प्रोड्यूसिंग या उनके डायरेक्शन में, प्रियन जी के साथ में 1 दर्जन फिल्में, डेविड जी के साथ तो लगभग 50 फिल्में इन 3 डायरेक्टरों के साथ की। तो इन्होंने मेरे चाहे किसी भी लेवल, चाहे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन पिछले 25 साल में इन्होंने अगर कोई फिल्म सोची तो उसमें राजपाल यादव को सोचा ही सोचा। और इनकी फिल्मों से मैं अपना अच्छा काम ऑडियंस को दिखा पाया, क्योंकि इनकी फिल्मों के जो कैरेक्टर थे वो बहुत कॉमर्शियल थे, और कॉमर्शियल होने की वजह से पूरी देश दुनिया की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। आपको भूल भुलैया 3 मूवी याद है, जिसमें शायद आपने छोटे पंडित का रोल किया था? जी। कितना चैलेंजिंग रोल था? देखिए, वो कैरेक्टर छोटा पंडित है ना, वो एक्चुअली हमारी भारतीय संस्कृति में, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में एक विदूषक की परिकल्पना की गई है। वो आज का विदूषक है कि जिसको खुद की मजाक बनवा के चाहे कहीं भी दिखाओ, किसी भी किचन में दिखाओ, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन वो अपनी ऐसी भाव भंगिमाओं से फनी भी लगे लेकिन चरित्र भी ना लगे। ये कैरिकेचर है, जैसे छोटा पंडित है, एक विदूषक है। अब जैसे मैं आपको विदूषक करने के लिए बहुत अगर थोड़ा सा इधर निकल जाओ तो ये बड़ा विवादित हो सकता है कैरेक्टर, लेकिन चूंकि ये एक संवादित सजा हुआ एक बड़ा अच्छा घर घर का एक विदूषक होता है, जिसको आपके घर में आप खुद ही देखना और वो पसंद करते हो। भूल भुलैया का कैरेक्टर हमारे लिए हमेशा एक बहुत अच्छा सम्मान रखता है, क्योंकि इससे बढ़िया कैरिकेचरिश कैरेक्टर हमने नहीं किया। और आपको पता है भूल भुलैया 1, 2, 3 फिल्म हो गई हैं, तीनों सुपरहिट हो चुकी हैं। तीनों में अगर किसी ने मंजुलिका को देखा तो वो छोटा पंडित ने देखा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 3 फिल्में बनी, किसने देखा मंजुलिका, पर छोटा पंडित ने फर्स्ट में देखा, तब से वो लगातार कहीं चंदन कहीं सफेद कहीं लाल में घूम रहा है। मंजुलिका को छोटे पंडित ने कैसे देखा? थोड़ा सा देखा, तब से याद ही नहीं रह गया हम थे कौन। वो तब जब से देखा है तब से तो वो जो पंडित थे भूल ही गए ना। वो तो उस फिल्म का कोई फेमस डायलॉग आप दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहिए। अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? गधा, ये साइकिल दुड़ दुड़ दुड़। आपको अपना सबसे पसंदीदा रोल कौन सा लगा अब तक का? अभी बहुत सारे पसंदीदा और आने बाकी हैं। एक्टर और खाना बनाने वाला शेफ, या मिठाई बनाने वाला हलवाई, ये जो
या मेकअप गाय, ये जो होते हैं ना, इनके लिए जितने चरित्र होते हैं वो सब एक एक रसगुल्ला होता है। इसमें सामने वाला चुनाव करता है कि भाई मैंने तो ये देखा, पैसे डाले, ये फिल्म अच्छी लगी या ये कैरेक्टर अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। लेकिन जो एक्टर होता है वो चाहे कभी कोई स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर होता है, कभी लेंथ वाला होता है, अच्छा कैरेक्टर अच्छा होता है। कोशिश करता रहता हूं कि हाथ पैर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मानसिकता वाइज हर कैरेक्टर डिफरेंट मेंटालिटी का हो, ये कोशिश करता रहता हूं। और उसमें 90% कैरेक्टर लगभग अलग अलग पहचान लिए हुए, चाहे जंगल का हो, चाहे माला माल वीकली का हो, चाहे ढोल का हो, लेकिन कैरेक्टर सब अपने दिल के करीब है। मतलब हर फिल्म के 90% कैरेक्टर लगभग। अच्छा राजपाल जी, जब से OTT आया है आपको लगता नहीं बहुत सारे कलाकारों को मौका मिल गया? क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें कलाकारों का डेब्यू तक नहीं हो पाता। ये दुनिया का, ये आफ्टर कोरोना, एक ऐसी महामारी के बाद जो OTTs ने मतलब लाखों कलाकारों को एक अच्छा स्थान दिलवाया है, और फिर उसके साथ में डिजिटली उसको बहुत फायदा मिला है। मुझे ये लग रहा है कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि 52 शुक्रवार हैं और 5000 कार्यक्रम हैं और 52 वीक हैं साल भर में। तो अब बहुत अच्छा है कि सिनेमा एक इतना बड़ा हाथी है अनुराग भाई, इसमें ना 5000 करोड़ 10,000 करोड़ भी डाल दो ना, तब भी आपको फ्रेम कहीं न कहीं खाली मिल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं कंटेंट बेस, कहीं कहीं पे रियलिस्टिक पैटर्न को लेके, कहीं कहीं शॉर्ट फिल्म के रूप में, कहीं बिग फिल्म के रूप में, कहीं वेब सीरीज के रूप में, कहीं, लेकिन हजारों एक्टरों को, फिर इन्फ्लुएंसर्स को, फिर यूट्यूबर्स को, मतलब जिसमें एक रोटी कपड़ा और मकान अपनी इज्जत के साथ जीने का मौका मिल रहा है समाज में। तो मैं तो, मेरी तो, कि हम लोग इसलिए कि हम 2001 से 2020 तक जब सोशल मीडिया पैदा हुई, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जितना लोग हमें प्यार करते हैं, हम सौभाग्यशाली रहे कि बगैर सोशल मीडिया के भी इतने लोग हमें जानते थे। आपसे जान पहचान सोशल मीडिया से पहले की है। तो लेकिन अगर इससे 10 गुना ज्यादा भी काम मिलता है टैलेंट को, तो इससे खुश करने वाली कोई और बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि खूब OTT फलें, और भी, क्योंकि आगे आने वाली जिंदगी मेटावर्स की जिंदगी है। अब सब कुछ बहुत अलग बदल रहा है, तो इस समय की धारा के साथ जुड़ के और इसका लाभ उठाएं। राजपाल जी, मुझे याद है जो बिजनेस टाइकून थे रतन टाटा, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी एक दिन और उन्होंने आपको गले लगाया था और उन्होंने कहा था कि आप मुझे बिल्कुल रियल नजर आते हैं। कैसा रहा उनका अनुभव मिलने का? नहीं, उनका टच ही बड़ा कमाल। एक ही बार मिले जैसे एक ऐसे समारोह, लेकिन जिस तरीके से होते ना कि 1 मिनट 2 मिनट की मुलाकात और वो बरसों याद रह जाए, तो उन्होंने ऐसे लगाया, वो मुझे खूब याद है। और इतने प्यार से आंखों में आंखें डाल के बोली कि मैं तो उस आदमी को, व्यापारी को नहीं मिलने गया था, मैं उस इंसान को मिलने गया था जिसका बकिंगम पैलेस में निमंत्रण हो और उसका डॉग बीमार हो जाए, और उस डॉग की वजह से वो बकिंगम पैलेस का निमंत्रण अस्वीकार कर दे कि मैं इसको अब इस बुखार में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं उस हिम्मतवान, मैं उस, क्या बोलते हैं, संवेदनशील इंसान से मिलने गया था। उसके बाद जो उनके हाथों होगा हमारे देश के लिए, वो तो अच्छा ही होना था। जो आदमी इतना अच्छा है कि बगैर बोलती हुई जबान, बेजुबान जानवर के लिए, और क्योंकि अगर वो चले भी जाते तो डॉग उनसे ये नहीं कहता कि आप क्यों चले गए थे, लेकिन और वो बाद में भी नहीं कह सकता कि मैं बीमार हो गया था तो मेरा साहब जो है वो इंग्लैंड के पैलेस में नहीं गया। तो जो आदमी बोलना ना जाने, उसके सामने उसके लिए कोई करके दिखा दे, तो वो महापुरुष ही होता है। तो मैं उनके अंदर एक बहुत, मानव के अंदर एक दया रूपी महामानव देखता था, इसलिए मैं उनसे। राजपाल जी, शुरू से ही आप प्रयागराज के माघ मेले में बहुत जाते रहे हैं। जो आपके गुरु दद्दा जी थे जी, उनसे आपका काफी जुड़ाव रहा। आशुतोष राणा के साथ भी आप जी, माघ मेले में काफी जाते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आप प्रयागराज गए थे, जी।
तो कैसा सज रहा है प्रयाग, क्या कहेंगे प्रयाग के बहुत ही बारे में? अच्छा और बड़ा मजा आता है। ये बड़ी कमाल की ऐसी फिल्म है हम्म, जो आध्यात्मिक फिल्म फिल्म है, श्रद्धा वाली फिल्म है, हम्म, और इसका स्वाद लिए बगैर कोई भी इसको शब्दों के माध्यम से बता ही नहीं सकता कि ये इसका स्वाद क्या है। हम्म, जैसे हमारे दद्दा जी हमेशा प्रयागराज के तट पर दद्दा जी ने कि आध्यात्मिकता की शब्दों हम्म, के बगैर कैसा भाव होना चाहिए कि दाल और नमक दोनों अलग दिखते हैं, जब उनको मिलाओ और अच्छा तड़का ला, आप बोले दाल बहुत अच्छी थी, लेकिन आप कैसे बताओगे नमक इतना है और दाल इतनी है। वैसे ही हमारे लिए प्रयागराज का मेला है। इसमें नंगे पैर पिछले लगभग 2002 से तो लगातार जाने का सौभाग्य मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हम कलाकार तो कितने बड़े होते पता नहीं, हम्म, लेकिन प्रकृति या बोलते ना कि जो दर्शन है, या मनोरंजन कुमार के रूप में, या पर्यावरण कुमार के रूप में, या संस्कार के रूप में, या फिर हिम्मत के रूप में, निर्भीकता के रूप में, निडरता के रूप में, शायद मतलब दद्दा जी का जीवन दर्शन नहीं देखा होता तो मुश्किल है इन सब चीजों को सह पाना। इस बार आप कुंभ मेले महायज्ञ भी कराने जा रहे हैं? जी, हम सब लोग जा रहे हैं। दद्दा जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो विश्व कल्याण हेतु जो है उनकी पुण्य स्मृति में महाकुंभ के मेले में हम लोग कर रहे हैं। और वो दद्दा बोलते हैं एक माता, एक पिता, एक गुरु। तो वो शिवलिंग निर्माण जो एक ऐसी 1 मिनट में समझ में आई कि ये हम सब मिट्टी हैं साहब। मिट्टी उठी, गोली बनी, उसको वो किया, एक रुद्र बना, उसमें आपने माथे पे तिलक रूपी एक चावल लगाया, फिर उसकी पूजा की और फिर उसको इधर उठाया और विसर्जन कर दिया। जीवन यही है, 5 अंकों में जीवन खत्म हो जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है, और ये जीने मुझे बहुत आनंद आता है। राजपाल जी, आप अच्छे कलाकार होने के साथ साथ बहुत आध्यात्मिक भी हैं, भगवान को मानने वाले हैं। इस बार के कुंभ में एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि जो मुस्लिम हैं वो अपनी दुकान नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि जो मांसाहारी पुलिस वाले हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी भी ड्यूटी इस मेले में नहीं लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? हालांकि जो मुसलमानों की एंट्री को लेकर कहा गया है वो कुछ धर्माचार्यों ने कहा है, शंकराचार्यों ने ये बात कही है। 2020 के बाद हमारी जिंदगी में 2 लाइनें हैं, एक संवाद और एक विवाद। 1990 से राजनीति अभिनीति के पैरेलल एक सब्जेक्ट था हमारे लिए, और 2020 से आपने देखा होगा कि शायद ही मतलब मैंने किसी के भी, क्योंकि दद्दा जी कहते थे इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, और तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक। हम लोग चाहे प्रयागराज का मेला हो, हम हमेशा विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम को एक प्रमाण बनाने के लिए, क्योंकि हम तो एक प्राणी हैं, हम अपने विचार दे सकते हैं, विचार अच्छे हो सकते हैं, विचार बुरे हो सकते हैं, लेकिन सुधार क्या दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जिस आदमी की मन कोई सुधार ही नहीं हो सकता, तो उसमें ना कोई विचार है, और उसमें सिर्फ ये संस्कार है कि सब जिस मिशन के लिए, जिस विजन के लिए, जिस श्रद्धा के लिए, जिस कल्पवास के लिए मेला हजारों साल से लगा आया है, उसको पवित्र रखते हुए, उसको संस्कारी तरीके से खूब सरकार का सहयोग करते हुए, हर दरबार का सहयोग करते हुए, हर व्यवहार का सहयोग करते हुए, व्यापार का सहयोग करते हुए, जितना भी है, क्योंकि ये कल्प का मेला है, यहाँ सब अपने अंदर का निगेटिविटी अपन खो के और इसकी सांस से सांस जोड़ने का जो है वो मौका पाते हैं, और ये खूब सफल हो, पूरे विश्व की कल्याण के लिए सहभागी बने। हम इसको एक चमत्कारी मेला मानते हैं।
अच्छा राजपाल जी, आप अच्छे अभिनेता तो बन गए, लेकिन 2016 में अचानक आपके अंदर नेता बनने का आइडिया कहाँ से आया? सर्वसंभव पार्टी आपने बनाई और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आपने चुनाव लड़ लिया। आखिर ये अचानक राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया आपने? 89 से हम्म, हमारे फेवरेट सब्जेक्ट था। अगर हम शायद अभिनेता नहीं होते तो जैसे आपने कहा कि हमारे टीचर बोलते थे कि ये डॉक्टर बन जाए, या हमने जैसे वो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में अब अप्रेंटिस ज्वाइन हो गई। मेरा अभिनीति के साथ राजनीति एज पैरेलल था। मैं 16 साल की उम्र में बड़ी बड़ी स्पीचेस देता। मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिक्स से, सोशियोलॉजी से, हिंदी से, क्योंकि मेरा राजनीति, हाँ, अगर अभिनीति में सक्रिय भाव से पिछले दिनों से कर रहा हूं, सालों से, तो मैं निष्क्रिय भाव से राजनीति कर रहा हूं। और जब सक्रिय भाव से राजनीति करने की सोचूं तो फिर तो अभिनीति को निष्क्रिय भाव में ले जाना पड़ेगा। पार्टी बनाना, एक संगठन बनाना, वो एक देशकाल वातावरण की सिचुएशन में अपनी उपस्थिति की मैं भी इसमें बहुत अच्छी रुचि रखता हूं। 2020 में दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए। दद्दा जी ने कहा कि अभी हमें अभिनय पे फोकस करना है। तो 2024 से बिल्कुल, तो 2090 से हमारे शाहजहांपुर में ऐसे नेता गवाह हो जाएंगे जिनके लिए हमने स्पीचेस दी हैं पहले पहले इलेक्शन की, जब 16 साल का हुआ। तो उस समय स्पीचेस शाहजहांपुर की गलियों में देता था कि वक्त आ गया है मच्चू को मारो गहरी चोटों से और विरोधियों का तख्त पलट दो मित्रों अपने वोटों से। एक तो बड़ा तालियां बजती थी, इस तरीके के आते थे। लेकिन मैं राजनीति की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं अभिनीति समझ चुका हूं। मुझे अभिनय करने के लिए 24 घंटे में 72 घंटे मेंटली जागना पड़ता है। लेकिन विश्वास करिए, नेताओं को 24 घंटे में 36 घंटे फिजिकली भागना पड़ता है। बहुत कठिन है राजनीति। अपना घर बार बच्चा सब कुछ, आप एक घर में रहते हुए मुलाकात नहीं हो पाती है, और लाखों लोगों से, हजारों लोगों से मिलते हो, और आप सबका काम कराने की कोशिश करते हो, जनता का। और 10 काम हो जाए, एक ना हो पाए तो 10 काम एक तरफ हो जाते हैं, वो एक काम मुद्दा बन जाता है। तो हम राजनीति को बहुत अलग इज्जत से देखते हैं। रही बात पार्टी बना के इलेक्शन के माध्यम से जितने लोगों की, हमने अगर सीखा नहीं होता तो आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे होते। हमने सीखा है। हमने अगर राजनीति बना के, हमें गलियां गलियां 6 महीना हमने घूमा है। हमने अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक तरीके का कोई भी वक्तव्य हमें देने का अधिकार नहीं है। हमें अधिकार तब हो सकता है जब हम राजनेता बराबर उतनी ही मेहनत करके, उतनी ही गलियों, उतनी ही पहाड़ों पे हम दौड़े। तो इसलिए मेरा अभिनय का क्षेत्र है। उस समय जब हमने राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो उस समय हम गलियों में थे, लेकिन हम इलेक्शन लड़े नहीं थे। इलेक्शन लड़वाने वाले लोगों में थे। और हमें इलेक्शन की बात, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पिछले 20 साल में 4-5 टर्म देखने का मौका मिला, और मुझे बहुत प्यार से, मतलब टिकट भी मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता कभी, शायद राज्यपाल ने बोला हो कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो कभी हुआ नहीं। लड़के और हमारे वेल विशर हमेशा बोलते रहे हम उसका वो कि हाँ चलो ये ऐसे, वो एक अलग बात है। राजपाल यादव की फ्यूचर प्लानिंग क्या है पॉलिटिक्स में? कंप्लीट अभिनेता, अभिनय अभिनय अभिनय। और अभी विश्व लेवल का बोलते हैं, पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, तो इस गांव में अभी अभिनय और कला जगत के संसार का मजा लेना है। अभी ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि फिल्म सिटी बन रही है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है कि ये ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी सक्सेस होगी? बिल्कुल सक्सेस होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो योगी साहब को बोला था कि ये जो फिल्म सिटी है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जेवर से लेके आगरा तक, मथुरा वृंदावन तक, ये हमारा एक ऐसा एरिया हो गया है जिसमें जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है,
और जो विकास के लिए चौमुखी विकास करेगा। और वहाँ पे आपने एक फिल्म सिटी भी घोषित की, और जो प्रॉपर मतलब वर्किंग में जिसमें चालू है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा किया, और आर्ट की ये बेस्ट कला की मंडी बन सकती है फिल्म सिटी। ये हम इसको हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो जेवर वाली जो फिल्म सिटी है, ये कला की मंडी बन सकती है। कला की मंडी बने ये, और कला उगाने के लिए खेतों में चले जाओ। जैसे अनाज खेतों में उगाते हैं और उसको इकट्ठा करके गोदाम या गल्ला मंडी लेके जाते हैं। तो ये ग्रेटर जो अपनी जेवर वाली जो फिल्म सिटी है, ये अपनी बेस्ट मतलब जो है वो फिल्म सिटी कॉरपोरेशन मतलब कला की मंडी बन सकती है। आपकी मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात कब हुई थी, और क्या क्या और उन्होंने आपसे कहा? कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैंने वो मुंबई में हुई थी, और मैंने ये आइडिया कि अगर ये आपने इतना बढ़िया, क्योंकि एनसीआर में आता है और सब इतना, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के उसमें आता है, और अपना उत्तरी ये भी सजेस्ट हमने किया था कि जैसे पीलीभीत, चंपावत तो उत्तराखंड में आ जाता है। पीलीभीत से लेके पलिया, लखीमपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, और उधर सीधे नेपाल, और इधर रानीखेत, ये पूरा एरिया ऐसा है जो बहुत बड़ा एरिया है। और आई थिंक भरपूर नदियाँ, भरपूर लेक, भरपूर पक्षी, भरपूर पेड़ पौधे, और इसको अपन अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र में परिवर्तित कर दें, तो हमें लग रहा है कि वो पर्यटन के रूप में एक बहुत बड़ा हब हो सकता है अपना उत्तरी उत्तर प्रदेश। तो क्या कहा योगी जी ने आपकी बात? बिल्कुल सुना, अच्छे से मुस्कुरा रहे थे। और बढ़िया है कि 24 करोड़ लोग हैं सर। साउथ इंडिया में 4 फिल्म सिटी हैं। आप बंगाल में चलिए, कहीं अलग अलग। तो अपने उत्तर प्रदेश में मतलब ये जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल, जंगल, जमीन, पहाड़ी, पर्यावरण देखने को मिल जाए, वो लगभग सब गेटों के साथ में वो फिल्म सिटी क्षेत्र, शूटिंग क्षेत्र ही घोषित हो जाए। नुकसान कुछ नहीं, फायदा सबका है। आपकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है ग्रेटर नोएडा में, घोड़ी पे चढ़ के आना शायद उसका नाम है, और कौन कौन कलाकार है और किस तरह का मैसेज देना चाहेगी? मेरे भी इसमें एक एक्चुअली हमारे ये कैलाश मासूम जी बड़े अच्छे मित्र हैं, और ये हमारी एक मेहमान भूमिका कह सकते हो इनको, क्योंकि ये 2-3-4 साल से फिल्म बनाने को थे, और फिर कभी कोरोना के दौरान से ही बात हो रही थी। तो एक्चुअली ये पूरी यूनिट को हम सपोर्ट करने के लिए, कि हमारे यहाँ के, और वो जेवर के पास ही उनका गांव है, और हमारे कई सालों से दोस्त हैं मासूम भाई, तो उनका बच्चा उसमें एक्टिंग कर रहा है। तो हमने एक उनके भाई के रूप में इसमें कोशिश की कि हमारे आने से अगर उनकी फिल्म में कोई भी, क्योंकि हर 12 चांद लगते हैं, चाचा निकालते हुए अगर हमारे भी कोई 4 चांद में एक चांद लग जाता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा राजपाल जी, जब आप स्क्रीन पर अक्षय कुमार के साथ आते हैं तो आपकी जो केमिस्ट्री उनके साथ बिल्कुल एकदम दमदार दिखती है। कोई खास कनेक्शन है कि अक्षय कुमार के साथ? नहीं, मेहनती है ना दोनों, बहुत मेहनती हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, और आर्ट मतलब जीने की चीज है। मुझे ये क्या है कि हम दोनों बहुत आपस में बहुत अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बड़े क्रिएटिव शैतानी करते रहते हैं सेट पे, और ये एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कुछ करते रहेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो इसलिए अंदर से दोस्त भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो एक दूसरे, जैसे जिस रिदम से बॉल आपने फेंकी तो उस रिदम से दूसरे को नहीं पकड़ोगे तो या तो कैच होगा या फिर बॉल जमीन पे गिरेगी। तो कैच भी होता रहे, आंखें भी मिली रहे, डिसबैलेंस भी ना हो, खेल भी जमा रहे। उसमें 2-4 एक्टर हैं, उसमें एक अक्षय भाई भी हमारा बड़ा प्यारा क्रिएटिव शैतान को एक्टर है, मतलब मजा आता है उनके साथ काम करने में। राजपाल जी, शो के अंत में अपने, वैसे तो आपके डायलॉग बहुत सारे बेस्ट हैं, 2-3 ऐसे डायलॉग बताइए जिससे थोड़ा दर्शकों को थोड़ा मजा आए। और मजा, दर्शकों को खूब मजा लेके हमें भी, हमें पता नहीं था कि ये डायलॉग इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दर्शकों ने बोल बोल के मुझे भी मजा देता, मारो मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा देता है, यार तो कब खत्म होगी। खर्चा
खर्चा हो गया, जो भी लाना 2 लाना। अच्छा इसमें कितने घर रहते हैं, इसमें क्या 15-16 परिवार, इसको घर क्यों बोलते हो, इस जिला घोषित कर दो यहीं। ठीक, साली जुड़ा सुन क्या रावण के खानदान, ये जैकेट उल्टी है, गर्दन उल्टी नहीं है। बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन कुछ डायलॉग जैसे जितने भी डायलॉग हैं बड़े अंदर रील के रूप में, मीम के रूप में, लेकिन कुछ डायलॉग याद रहते हैं। एक फिल्म थी वक्त, बच्चन साहब, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय जी, शेफाली जी और बोमेन और हम थे अपने वक्त रेस अगेंस्ट टाइम। उसमें वो क्वेश्चन पूछता रहता है पूरी फिल्म में। तो विपुल शाह जी ने उनको मतलब हमने कई बार धन्यवाद बोला कि अंत समय में जब बच्चन साहब का जो डेथ सीन है वो उसमें, और वो बोलते हैं कि आज कुछ नहीं पूछेगा लक्ष्मण, तो बोलता है कि वापस कब आओगे। तो वो डायलॉग अगर आप कभी फिल्म देखिए, जो क्वेश्चन ही पूरी फिल्म में पूछता रहा, और एक आदमी का अंत समय है उससे भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अब वापस कब आओगे। तो ये सेंसिटिव डायलॉग, लेकिन ये कॉमेडी में है या ब्लैक कॉमेडी है, लेकिन झकझोर के रख देते हैं। तो मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा कि मुझे हर तरीके के डायलॉग बोलने का मौका मिला है। तो अनकट विद अनुराग में आपने राजपाल यादव जी को सुना। राजपाल जी ने अपने जीवन के संघर्षों की कहानी बताई, और राजपाल जी सबसे अच्छी बात ये रही कि जब आदमी संघर्ष करके सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाता है तो अपने पुराने लोगों को भूल जाता है। किसी का सफलता की जो लिस्ट होती है, किताब जो होती है, उसमें नाम नहीं लिखता, लेकिन आपने बताया कि कौन कौन आपके संघर्ष के साथी थे, किसका क्या रोल रहा। ये बेहद शानदार चीज़ है आपके साथ, और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। और फिर कभी आपका दोबारा इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा तो जरूर बैठेंगे। धन्यवाद। मेरा भी टाइम बहुत हो गया, लेकिन पेट मेरा भी नहीं भरा। धन्यवाद राजपाल जी। एक लास्ट में सब लोग बोलते हैं कि वो भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए। भूल अगर गए तो फिर तो आप जीवन ही भूल गए। बोलते हैं कि मिस करते हो, वो मिस करते हो। हम जीवन में कुछ नहीं मिस करते, क्योंकि कुछ निकला ही नहीं है जीवन से। मैं लोगों को गांव आते हो बड़ा अच्छा लगता है। आपने 25-30 साल से लगातार आप होली दीपावली अपने गांव मनाते हो। अब उन्हें हम कैसे बताएं कि हम तुमसे मिलने नहीं आते, हम इन मेड़ों पेड़ों को मिलने आते हैं कि यार कमाल है यार आपने, और उस चक्कर में हम भी मिल लेते हो, आप भी मिल लेते हो। तो हमारा आपका मिलना एक बहाना है इन पेड़ों और मेड़ों का, कि अगर किस आपने बैठ के, आपकी मेड़ों पे बैठ के अपन ने खाना खाया, और 7 स्टार होटल में 4 सीजन प्रेसिडेंशियल रूम में आप सिंगापुर में चॉपस्टिक से खाना खा रहे हो, तो मतलब वो भी स्टेज आपने कितनी सरलता के साथ दिखा दी कि अगर आप इंग्लैंड में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, किसी क्लब में बैठे हैं, अमेरिका के किसी भी और या फिर आप कुर्रा की मेड़ों पे बैठे हैं, तो आप हर जगह आसानी से वो चीज में बैलेंस करवा देते हो कि जहां मेड़ों पे बैठने में कोई मन में हीन भावना नहीं आती, और उनके साथ बैठने में कोई बोलते ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। दुर्भावना किसी के लिए नहीं, एक ही भावना है, जियो और जीने दो। थैंक यू राजपाल, थैंक यू अनकट, बहुत अच्छा लगा। और नग भाई सच में आपसे बात करने की इच्छा मतलब बहुत दिनों से थी, लेकिन आज मिलके कुछ शेयर किए, और आपकी प्रोग्रेस देख के भी बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू राजपाल जी, पूरी टीम। और वाकई आपसे बात करके लगा भी कि आप केवल रील के हीरो नहीं है, बल्कि रियल के भी हीरो हैं। ये रखता हूँ भैया, सुनो इधर, ये कोरोना के बाद में, पहले तो अगर आप मुंह छिपाते थे तो लगता था आदमी घमंडी है। अभी ये डाला, जहां पे छुप के जाना ऐसे अपना ले लिया, ठीक है। और जहां पे पता लगा कि इसको चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, वो आई कार्ड दिखाया तो भैया ऐसे ऐसे, अरे बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब जहां पे चेहरा दिखाना है तो कैसे निकलना है, और जहां चेहरा नहीं दिखाना है तो कितने तरीके से पिछली गली से निकल जाना है। बहाना कोई भी हो, लेकिन जहां मिलो जीना आना चाहिए, बस जीते रहो, बस यही। थैंक यू राजपाल भाई, थैंक यू। लव यू ऑल। अनकट।